प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बायो सावर्ट नियम के एक अनुप्रयोग को कवर करेंगे, जो है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करना। इस अनुप्रयोग को बेटा हम 0 से हीरो तक लेके जाएंगे, बशर्ते आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। बेटा आप लोग जानते हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और यदि हमें विद्युत धारा की दिशा का बोध हो कि विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज इस कुंडली में बह रही है, तो हम ये भी बता सकते हैं जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो बाहर से अंदर की ओर है या अंदर से बाहर की ओर है। भी वृत्ताकार धारावाही कुंडली में जैसे ही धारा बहती है इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या तो बाहर से अंदर की ओर होगा या अंदर से बाहर की ओर होगा। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र से गुजरती हुई यदि कोई रेखा खींची जाए इस प्रकार, तो इसे इस कुंडली का अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष। ध्यान देना, जैसे इसमें धारा बहती है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे वो क्लॉकवाइज हो, तो चुंबकीय क्षेत्र इसके केंद्र पर उत्पन्न होता है, और केंद्र से या तो बाहर की ओर होता है या बाहर से केंद्र की ओर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं अब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इसके अक्ष पर उत्पन्न होगा। किस पर उत्पन्न होगा? इसके अक्ष पर उत्पन्न होगा। अब कितने मान का चुंबकीय क्षेत्र इसके अक्ष पर उत्पन्न होगा, उसका मान ज्ञात करने के लिए बायो सावर्ट नियम का उपयोग करते हैं। किसके नियम का उपयोग करते हैं? बायो सावर्ट नियम का। एक और बात, ये जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली है बेटा, ये बोर्ड के तल में स्थित है। बोर्ड के तल में स्थित है, तो इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली का जो अक्ष होगा जिस पर हमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करनी है वो इस प्रकार से होगा। तो क्या इस अक्ष को हम बोर्ड पर प्रदर्शित कर सकते हैं? नहीं। इसलिए इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली को बोर्ड के तल के लंबवत इस प्रकार रखा जाता है, और जैसे ही लंबवत रखते हैं तो इसका अक्ष ये होता है। इस वाले अक्ष को हम बोर्ड के ऊपर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ ये जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसके अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करनी है, उसे बोर्ड के तल के लंबवत रखेंगे। और जब वृत्ताकार कुंडली को बोर्ड के तल के लंबवत रखा जाता है तो वो इस प्रकार की आकृति का नहीं होता, बल्कि इस प्रकार की आकृति का होता है। वो दीर्घ वृत्ताकार कुंडली के रूप में प्रदर्शित होता है। अभी यदि इसको इस प्रकार रखें तो बिल्कुल गोल आएगा। ऐसा कैसा आएगा? यदि इसको इस प्रकार रखें तो इसकी इस आकृति को हम बोर्ड के ऊपर नहीं बना सकते, इसीलिए इसको दीर्घ वृत्ताकार कुंडली के रूप में बनाते हैं। कभी भी आप लोगों को दीर्घ वृत्ताकार कुंडली अर्थात अंडे की शेप दिखाई दे तो समझ लेना बोर्ड के तल में, आप लोग कागज पे वर्क कर रहे हो तो कागज के तल में जो कुंडली है वो उसके लंबवत स्थित है। कैसे स्थित है? लंबवत। मान लेते हैं बेटा ये जो कुंडली है ये कैपिटल आर त्रिज्या की है और इसका केंद्र बिंदु O है, और इसमें क्लॉकवाइज कैपिटल I मान की नियत विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो जैसे ही क्लॉकवाइज इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी इसके अक्ष पर, भाई केंद्र पर तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता ही होता है, साथ के साथ केंद्र पर या तो बाहर से अंदर की ओर होगा या अंदर से बाहर की ओर होगा, अर्थात अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसके मान की गणना बायो सावर्ट नियम से करेंगे। आप लोग ये बात भी भली भांति जानते हो, बायो सावर्ट नियम से किसी बिंदु पर किसी अल्पांश के कारण कितने मान का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी गणना कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ ये, इस अक्ष पर हमें एक बिंदु मानना होगा। मान लिया ये बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना कर सकते हैं बायो सावर्ट के नियम से, वो भी किसी अल्पांश के लिए। तो यहाँ एक अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं। ये AB एक अल्पांश है जिसकी dl लंबाई है, और इस अल्पांश के मध्य बिंदु को P से मिला देते हैं और मान लेते हैं यहां कोई अल्फा कोण बन रहा है।
अब बेटा इस dl लंबाई के अल्पांश के कारण बिंदु P पर कितने मान का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसका मान किससे निकालेंगे, बायो-सावर्ट के नियम से। और बायो-सावर्ट का नियम क्या होता है बेटा, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब देखते हैं इस dl लंबाई के अल्पांश के कारण बिंदु P पर क्या यही मान का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि ये तो बायो-सावर्ट के नियम से किसी बिंदु पर dl लंबाई के अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। यहां हम ये देखते हैं क्या ये जो AB dl लंबाई का अल्पांश है, इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर यही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो बेटा ध्यान दें, यहाँ अल्पांश की लंबाई कितनी है dl, और यहाँ भी अल्पांश की लंबाई कितनी है dl। यहाँ अल्पांश में धारा कितनी बह रही है I, यहाँ भी देखो बेटा कैपिटल I मान की नियत विद्युत धारा बह रही है, तो इस अल्पांश में भी कितनी धारा बहेगी I, ठीक है। यहाँ अल्पांश से जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है उनके मध्य की दूरी स्मॉल r है। यहाँ भी देखो इस अल्पांश से बिंदु P के मध्य की दूरी हमने मान ली स्मॉल r है, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई समानुपाती नियतांक है जो दोनों में सेम रहेगा। भाई अल्पांश और अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के मध्य ये जो कोण बन रहा है इस कोण को थीटा मान लेते हैं। तब AB अल्पांश के कारण बिंदु P पर इसी मान का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब थीटा की स्थिति समझ लेते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था यदि अल्पांश बहुत छोटा हो तो थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। कॉन्सेप्ट भी समझ लो बेटा, ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, एक प्रकार का वृत्ती है जिसके ऊपर यहाँ हमने अल्पांश मान रखा है, अर्थात इसकी परिधि पर अल्पांश मान रखा है, और ये अल्पांश से बिंदु P है। तो बेटा ये स्पर्श रेखा होगी, कैसी रेखा होगी, स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि पर लंब डालती है, क्या डालती है, लंब। तो भाई वृत्त की परिधि पर लंब डालती है तो इस अल्पांश पर भी तो लंब डालेगी, क्या डालेगी, लंब। ये जो स्पर्श रेखा है ये इस अल्पांश पर लंब डालेगी, और लंब बोले तो 90 डिग्री, अर्थात थीटा का मान 90 डिग्री होगा। एक बार पुनः समझ लो, ये अल्पांश इस वृत्ताकार कुंडली की परिधि पर है, और बेटा ये जो रेखा है जिसका मान स्मॉल r अपन ने मान रखा है ये स्पर्श रेखा है, और ये स्पर्श रेखा इस वृत्ताकार कुंडली के अल्पांश dl पर लंब डालेगी। तो कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री, और थीटा का मान हमने ले भी कितना रखा है, 90 डिग्री। छोटा सा याद रख ले, अल्पांश की लंबाई बहुत छोटी हो तो थीटा का मान कितना रखते हैं बेटा, 90 डिग्री। आगे सरल करते हैं तो dB का मान क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 बटे आर स्क्वायर। बेटा साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो साइन 90 की जगह उसका मान रख देंगे तो dB बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl इंटू 1 आर स्क्वायर। एक को किसी भी राशि से गुणा करें तो वही राशि निकल के आती है। बेटा ये जो AB dl लंबाई का अल्पांश है इसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl बटे आर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। दिशा ज्ञात करेंगे दाहिने हाथ के नियम से, और दाहिने हाथ का नियम जानते हो, ये दाहिने हाथ का नियम है। दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाए, अंगूठा अलग और उंगलियां इस प्रकार से अलग हो जाए। फिर अंगूठा धारा की दिशा में करते हैं, उंगलियां उस बिंदु की ओर करते हैं जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तब हथेली जिस दिशा में धक्का देगी वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये वृत्ताकार कुंडली है जो बोर्ड के तल के लंबवत इस प्रकार रखी हुई है। इसमें क्लॉकवाइज धारा बह रही है, इस प्रकार से धारा बह रही है, जैसे मेरी उंगली चल रही है वैसे धारा बह रही है। ये मार्कर के रूप में अपन ने एक अल्पांश मान रखा है dl लंबाई का। तो देखो बेटा इस अल्पांश में धारा कैसे बह रही है, इस प्रकार से बह रही है, और बिंदु P यहाँ है अपना, ठीक है। तो इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, देखो इस नियम को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, ये आ गया। तो धारा इसमें इस प्रकार आ रही है, और अच्छे से बता देता हूँ, इसमें धारा इधर आ रही है
तो इस नियम को अप्लाई करते हैं। दाएं हाथ का अंगूठा हो गया धारा की दिशा में, भाई अल्पांश में धारा से तुम्हारी उंगलियां हो जाएगी बिंदु पी की ओर। हाथ बहुत अच्छे से हो नहीं पा रहा है बेटा, आप लोग प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। अंगूठा हो गया धारा की दिशा में, उंगलियां हो गई बिंदु पी की ओर। अब हथेली धक्का कहाँ दे रही है? हथेली धक्का यहाँ दे रही है, अर्थात ये जो तल है इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। बी ए बी डीएल लंबाई के अल्पांश के कारण बिंदु पी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ? डीबी, जिसका मान ये होता है। और इस डीबी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, ये जो है ना बेटा तल, इस तल के लंबवत होगी। इस तल की क्या होगी? लंबवत। डीबी चुंबकीय क्षेत्र को हम घटकों में बांट सकते हैं, और बेटा ये दो घटकों में बटेगा। एक तो ये घटक होगा ऊर्ध्वाधर, एक ये घटक होगा क्षैतिज। देखो बेटा ये कोण अल्फा है और इनके मध्य जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। चित्र से दिख रहा होगा, देखो इनके मध्य कोण 90 का, ये कोण अल्फा, ये कोण कितना बचा? 90 माइनस अल्फा ही तो बचा। अब देखो बेटा ये भी बेटा इनके मध्य भी कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। ये कोण कितना है? 90 माइनस अल्फा, तो ये कोण कितना बचा? अल्फा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का कोण 90 है, ये कोण कितना है? 90 माइनस अल्फा, और ये कोण कितना है? अल्फा। इन दोनों को जोड़ के देखो, 90 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, प्लस माइनस के अल्फा कट जाएगा तो 90 बच गए। और यहां से यहां तक का कोण 90 है, क्योंकि ये जो तल है या ये जो रेखा है इसके ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है, इससे ये लंबवत है। एक बार और समझ लो छोटा सा, यहां हमने कोण कितना मान लिया? अल्फा। तो ये चित्र से दिख रहा होगा, यहां से यहां तक का कोण कितना होगा? 90 डिग्री का। ये कोण जब अल्फा मान लिया तो ये कोण कितना हुआ? 90 माइनस अल्फा। अब देखो यहां से यहां तक का कोण, मतलब ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये कोण 90 माइनस अल्फा है, तो ये कोण कितना होगा? अल्फा। क्योंकि इस और इस कोण को जोड़े तो यहां से यहां तक का कोण 90 आना चाहिए, हमने जोड़ दिया तो 90 ही आया या नहीं आया? तो ये कोण क्लियर हो गया। ये कोण कितना है? अल्फा। अल्फा कोण जिस घटक के साथ होता है वहां कॉस लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉस। ये बात आप लोग भली भांति जानते हो कक्षा 11 से। और इस वाले घटक के साथ कोण नहीं है तो यहां लेंगे हम साइन। ठीक है बेटा, एक बात और याद रखनी है, यहां पर हर अनुप्रयोगों में हमने एक अल्पांश की कल्पना की थी, यहां दो अल्पांशों की कल्पना करेंगे। एक अन्य अल्पांश की कल्पना करेंगे, बिल्कुल इसके सामने, इसके सम्मुख एक अन्य अल्पांश की कल्पना करते हैं। वो अल्पांश मान लिया a डैश b डैश है, जिसकी लंबाई भी dl होगी। इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर कितने मान का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? उसे निकालने के लिए सर्वप्रथम अल्पांश के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, और मान लो ये भी स्मॉल r दूरी पर है। अब बेटे ध्यान देना, इस अल्पांश की लंबाई इस अल्पांश के समान है dl। इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी के समान है, स्मॉल r। ठीक है, और इस अल्पांश में कितनी धारा बह रही है? I। इस अल्पांश में भी धारा कितनी बह रही है? I। यहाँ ये जो अल्पांश इस रेखा पे कोण बना रहा है, यहाँ भी ये कोण कितना बनाएगा? थीटा, और कोण का मान कितना होगा? 90। अर्थात ये वाली जो स्थिति है वो की वो स्थिति यहाँ है। तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर भी कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? dB। dB चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, और इस dB चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा बेटा? मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, a डैश b डैश अल्पांश के कारण, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। और यहां भी लिख सकते हैं ए बी अल्पांश के कारण। तो मान क्या आएगा बेटा? मान सेम आएगा। इसे समीकरण 1 दे देते हैं, इसे समीकरण 2 दे देते हैं। बेटे इस अल्पांश के कारण बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान तो आ गया, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, तो यहां भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। और यहां भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे। एक अल्पांश ये मान रखा था अपन ने ए बी, एक अल्पांश ये मान रखा है ए डैश बी डैश, और बेटा विद्युत धारा बह रही है क्लॉकवाइज, जैसे मेरी उंगली चल रही है उस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखो बेटा इस अल्पांश में धारा इस प्रकार से होगी, ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? अर्थात इस अल्पांश में धारा प्रवाहित होगी ऐसे अंदर की ओर। तो दाहिने हाथ के नियम को अप्लाई करेंगे, तो दाहिने हाथ का अंगूठा होगा धारा की दिशा में, उंगलियां होगी बिंदु P की ओर, क्योंकि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। फिर हथेली धक्का कहाँ देगी? ऐसी तो हथेली धक्का देगी, तो ये हथेली के धक्के देने की दिशा है।
और यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये भी बेटा इस तल के लंबवत है। दोबारा ध्यान दें, यहाँ अल्पांश में धारा जा रही है ऐसे अंदर की ओर, तो दाहिने हाथ के नियम को अप्लाई इस प्रकार से करेंगे। दाहिने हाथ का अंगूठा होगा धारा की दिशा में, उंगलियां होंगी बिंदु P की ओर, क्योंकि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। फिर हथेली जिस दिशा में धक्का देगी, हथेली के धक्के देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब देखो हथेली धक्का इधर ही तो दे रही है, इस तल के लंबवत धक्का दे रही है, तो इस तल के लंबवत इस अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इस अल्पांश के कारण dB चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो dB चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी। अब इस चुंबकीय क्षेत्र को भी घटकों में बांटे तो इसके भी दो घटक बनेंगे, ये तो ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा, यहाँ क्षैतिज घटक बनेगा। भाई यहाँ भी हम कोण अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। और ये कोण आप लोगों को दिख ही रहा होगा चित्र से, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। जब ये कोण अल्फा माना और ये पूरा कोण 90 डिग्री का है, तो ये कोण कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, ठीक है बेटा। और देखो बेटा ये कोण यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का है, क्योंकि ये इसके लंबवत है, तो यहां से यहां तक का कोण 90 डिग्री का है। और ये कोण कितना है, 90 माइनस अल्फा, तो ये कोण कितना होगा, अल्फा। क्यों, क्योंकि इसमें इसको जोड़ के देखो, इसमें इसको जोड़ा तो 90 डिग्री तो है। दोबारा ध्यान दें, यहां से यहां तक का कोण 90 डिग्री का होगा, ये कोण अल्फा मान लिया, तो ये कोण कितना होगा, 90 प्लस अल्फा। अब देखो यहां से यहां तक का कोण 90 डिग्री का होगा, ये कोण कितना है, 90 प्लस अल्फा, तो ये कोण कितना होगा, अल्फा, ठीक पहले की तरह, ठीक है बेटा। अब गौर से आप लोग ध्यान दें, ये जो घटक है वो कोण के साथ है, तो क्या होगा, dB cos अल्फा, और ये कोण के साथ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, dB sin अल्फा। अब बेटा चित्र से दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों घटक परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, ये ऊपर है, ये नीचे है, और एक ही क्रिया रेखा पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। और ये घटक एक ही दिशा में है, तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, बेटा ये एक्स अक्ष मान लेते हैं, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष मान लेते हैं। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र एक्स अक्ष के अनुदिश उत्पन्न होगा और ये दोनों मान जुड़ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं परिणामी चुंबकीय क्षेत्र एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, जिसका मान, और बेटा इसका मान क्या होगा, इन दोनों घटकों को जोड़ देंगे, dB sin अल्फा प्लस dB sin अल्फा, क्या हो जाएगा, 2 dB sin अल्फा। बेटा 2 dB sin अल्फा बिंदु P पर इन दोनों अल्पांशों के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। हम जानते हैं यदि किसी एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाए, फिर हम उसका समाकलन कर दें, तो संपूर्ण कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाता है। यहां भी अपने को संपूर्ण कुंडली के कारण जो बिंदु P अक्ष पर स्थित है उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान चाहिए। डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, बायो-सावर्ट के नियम को अप्लाई करेंगे। बायो-सावर्ट का नियम बोले तो अल्पांश मानेंगे, अल्पांश के कारण निकालेंगे, अल्पांश के कारण जो मान आएगा उसका समाकलन करेंगे तो संपूर्ण कुंडली के कारण आ जाएगा। यहाँ दो अल्पांशों के कारण मान आया है, अपने को एक अल्पांश के कारण चाहिए, तो इसमें 2 का भाग दे दे यदि, तो 2 से 2 कट जाएगा। ये जो मान बचेगा ये केवल एक अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बचेगा, ठीक है बेटा। अब यदि इसका समाकलन कर दे तो संपूर्ण वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण अक्षीय बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा। तो हम लिखते हैं बेटा संपूर्ण धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकालेंगे, ये जो एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र आया है इसका समाकलन करके, तो इसका समाकलन कर देते हैं dB sin अल्फा। बेटा dB का मान समीकरण 1 या 2 से
रखेंगे, क्योंकि एक और समीकरण 2 में dv के मान है और मान समान है। तो dv का मान रख देते हैं म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल बटे आर स्क्वायर, और ये साइन अल्फा, साइन अल्फा का मान यहां से निकाल लेते हैं, इस त्रिभुज से निकाल लेते हैं। चाहो तो नीचे वाले त्रिभुज से निकाल लो, एक ही बात है बेटा। O से P की दूरी x मान लेते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का लंब होगा, ये आप लोगों का आधार होगा, ये आप लोगों का कर्ण होगा। चित्र से स्पष्ट दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री का कोण होगा, समकोण होगा। तो यहां से साइन अल्फा का मान निकालेंगे, तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो साइन अल्फा बराबर लंब क्या है यहाँ पे r, कर्ण क्या है यहाँ पे स्मॉल r। तो साइन अल्फा का मान क्या आ गया, r बटे r। तो b बराबर समाकलन dl का होगा, तो dl समाकलन सिंबल के अंदर रहेगा, बाकी के सारे मान समाकलन सिंबल से बाहर आ जाएंगे। बेटा यहाँ r की पावर 2 है, r की पावर 1 है, तो r की पावर 3 हो जाएगी। अब देखो बेटा dl का समाकलन कितना होगा, l। एक और बात आप लोग ध्यान दें, यहां हमने अल्पांश की लंबाई dl मान रखी है। dl अल्पांश की लंबाई कब मान सकते हैं, जब इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली की इस प्रकार की लंबाई l हो, तभी इसके ऊपर dl लंबाई के अल्पांश की कल्पना कर सकते हैं। और इस प्रकार की जो लंबाई होती है, इस प्रकार की जो लंबाई होती है उसे इसकी परिधि बोलते हैं। तो dl का समाकलन l हुआ, l एज इसकी परिधि है, तो इनडायरेक्ट रूप से dl का समाकलन क्या हुआ, इसकी परिधि के बराबर। परिधि क्या होती है, 2 पाई r। r यहाँ पे ध्यान दें, इसकी त्रिज्या स्मॉल r नहीं है बल्कि कितनी है, कैपिटल r, तो कैपिटल r आ जाएगा। तो बेटा b बराबर क्या हो गया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई i स्मॉल r की पावर 3 कैपिटल r, और ये आ जाएगा 2 पाई r। बेटा पाई से पाई घटेगा, 2 से 4 घटेगा 2 बार, तो b बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नोट i, इस r से इस वाले r को गुणा करेंगे तो r की पावर 2 हो जाएगी बटे 2 r की पावर 3। ये मान आ गया बिंदु P पर संपूर्ण वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। चाहो तो r का मान भी निकाल सकते हो। इस त्रिभुज में r क्या है, कर्ण, तो कर्ण का मान कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और यह केवल कर्ण है तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। यही आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे लंब कितना है r, तो r का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर होता तो ये मान आता, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो r की जगह इसका मान रख सकते हैं। एक और बात, यदि हम अंडर रूट हटाते हैं तो इस पूरे की पावर कितनी कर देते हैं, 1/2, तो r का मान रख देते हैं बेटा, r की जगह r की पावर 2, x की पावर 2 और पूरे की पावर 1/2, ये r का मान है। r की पावर 3 थी तो यहाँ 3 रख देंगे, ठीक है बेटा। तो अब ध्यान दें आप लोग, बिंदु P पर संपूर्ण वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसका मान कितना आ गया, 1/2 को 3 से गुणा कर दो, ये मान आ गया। क्या मान है बेटा, म्यू नोट आई r स्क्वायर बटे 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2। मान लेते हैं इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है। फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल N, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, म्यू नोट Ni r स्क्वायर बटे 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे की पावर आ जाएगी 3/2। बेटा कैपिटल R त्रिज्या की वृत्ताकार धारावाही कुंडली में जब क्लॉकवाइज कैपिटल I मान की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के केंद्र बिंदु O से x दूरी पर x अक्ष पर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है म्यू नोट Ni r स्क्वायर बटे 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3/2 यदि इस कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो। अब इसके ऊपर केस करते हैं। पहला केस है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अर्थात x बराबर 0 हो।
भाई केंद्र बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु P है, यदि x का मान 0 हो, x का मान 0 होगा तो किसकी बात होगी? केंद्र बिंदु की। और केंद्र बिंदु पर कितने मान उत्पन्न होगा, इसे निकालते हैं। x का मान 0 रखेंगे यहाँ पे, तो b बराबर आ जाएगा म्यू नोट ni r स्क्वायर बटे 2 r स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और इसकी पावर 3 बटे 2। भाई 0 के स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि x की जगह अपने को 0 रखना है, खत्म हो गया। तो r की पावर 2 को 3 बटे 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, r की पावर 3 हो गई, r की पावर 3 r की पावर 2 से कट जाएगी। तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया म्यू नोट ni बटे 2r। बेटा याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने जो बायो सावर्ट के नियम का अनुप्रयोग किया था वो था वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करना, और वहां वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आया था म्यू नोट ni बटे 2r। पहला केस क्लियर। दूसरा केस क्या है, यदि बिंदु P कुंडली की त्रिज्या कैपिटल R की तुलना में अत्यधिक दूरी पर हो, अर्थात x ग्रेटर देन कैपिटल R हो। बेटा ये वाली कंडीशन आ जाए तो R को नगण्य मानेंगे। भाई ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यहाँ याद ये रखना है, जो बटे के रूप में आ रहा था उसे नगण्य मानते हैं और जो गुणा के रूप में आ रहा था उसे नगण्य नहीं मानते, अर्थात इस R को नगण्य मानेंगे। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ऊपर वाला मान एज इट ही रहेगा, ये वाला मान नगण्य हो जाएगा, नगण्य का मतलब 0, तो x स्क्वायर और इसकी पावर 3 बटे 2 हो जाएगी। बेटा 2 से 2 कट जाएगा तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा, ऊपर वाला मान एज इट ही और नीचे आ जाएगा 2x की पावर 3। क्लियर। अब केस नंबर तीसरा करते हैं। तीसरा केस है, यदि बिंदु P कुंडली की अर्ध त्रिज्या r/2 के समान दूरी पर हो, अर्थात x बराबर r/2 हो। ये मान आया था अपना चुंबकीय क्षेत्र का, इस मान में x की जगह r/2 रखना है। तो देखो बेटा b बराबर क्या होगा, म्यू नोट ni r स्क्वायर बटे 2 r स्क्वायर प्लस x की जगह क्या रखेंगे, r/2। x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इन पूरे की पावर हो जाएगी 3 बटे 2। ठीक। b बराबर क्या होगा, ऊपर वाला मान है एज इट ही, ब्रैकेट को खोल देते हैं तो r का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसकी पावर हो जाएगी 3 बटे 2। आगे देखो ऊपर वाला मान फिर एज इट ही, बेटा यहां लघुत्तम लेंगे, इसके बटे में 1 मान लो। लघुत्तम कितना आएगा, 4, 4 एकम 4, 4 से गुणा करेंगे तो 4r स्क्वायर प्लस 4 से 4 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 को r स्क्वायर से गुणा करेंगे तो r स्क्वायर और इसकी पावर 3 बटे 2। तो b बराबर ऊपर वाला मान एज इट ही, नीचे क्या होगा, देखो बेटा ये 4r स्क्वायर है, ये 1r स्क्वायर है तो जुड़ जाएगा, 5r स्क्वायर हो जाएगा बटे 4 और इसकी पावर 3 बटे 2। ऊपर वाला मान पुनः एज इट ही, बेटा बटे का मान लिख देते हैं और यहां देखो 1 2 3 तीन संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं की पावर 3 बटे 2 है, तो तीनों संख्याओं को अलग अलग करके उनकी पावर 3 बटे 2 लिख सकते हैं। जैसे 5 की पावर लिख सकते हैं 3 बटे 2, r स्क्वायर की पावर लिख सकते हैं 3 बटे 2 और 4 की पावर लिख सकते हैं 3 बटे 2। 4 तीसरे के बटे में है तो ऊपर चला जाएगा। अब बेटा 4 की पावर 3 बटे 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 1 और 4 की पावर आधी, क्योंकि 1 में आधा जुड़ता है तो 1.5 हो जाता है, 1.5 को 3 बटे 2 लिखते हैं और 4 की पावर 1 का मतलब 4 होता है और 4 की पावर आधे का मतलब होता है √4, तो 4 की पावर 3 बटे 2 को लिख सकते हैं 4√4। तो b बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इसको लिख सकते हैं 4√4, ये मान एज इट इज म्यू नोट ni r स्क्वायर बटे 2, 5 की पावर 3 बटे 2 को क्या लिखेंगे 5√5। देखो 2 से 2 कट जाएगा तो r की पावर 3 आ जाएगी
आर की पावर 2 से आर की पावर 3 कट जाएगी, तो क्या मान बचा बेटा, ऊपर 2 को और काट दो 4 से 2 बार, तो क्या मान बचा 2 रूट 4 म्यू नोट एन आई बटे 5 रूट 5 आर। रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुणा रूट 2, और रूट 2 गुणा रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर, और इसके स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, इसका मतलब रूट 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2, तो इसे 2 लिख दो। तो बेटा b बराबर क्या आ गया, 2 को 2 से गुणा करो 4 म्यू नोट एन आई बटे 5 रूट 5 आर। ये तीसरा केस इंपॉर्टेंट केस है, इसे बहुत अच्छे से सरल करें, क्योंकि आगे एक टॉपिक आएगा हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों का, वो टॉपिक पूर्णतः इस केस पर बेस्ड है। वीडियो पूरा देखें, बायो सावर्ट के नियम का ये अनुप्रयोग 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।